हेलो गाइस, डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज जो मूवी लेकर मैं हाजिर हुई हूँ वो आई थी सन 2015 में, यानी कि आज से ठीक 10 साल पहले। और इस मूवी का नाम था पीकू, जिसमें थे अमिताभ बच्चन, इरफान खान और दीपिका पादुकोण। मैं एक बात डंके की चोट पर कहना ज़रूर चाहूँगी कि मैंने दीपिका का करियर ग्रो होते हुए देखा है। म्यूज़िक वीडियो से उन्होंने अपना सफ़र शुरू किया, मॉडलिंग करी, फिर साउथ की फ़िल्मों में काम किया और फिर उन्हें सन 2007 में मौका मिला फ़राह खान की मूवी से ओम शांति ओम, जो कि फ़राह खान की दूसरी एज अ डायरेक्टर मूवी थी। पहली उनकी मैहूना थी और दूसरी मूवी थी ओम शांति ओम। मैंने दीपिका का करियर ग्रो होते हुए देखा है। उन्होंने अपने करियर में कई बड़ी बड़ी फिल्में करी हैं जिसके लिए उन्हें अवार्ड्स मिले हैं, तारीफ़ें मिली हैं। लेकिन मैं, अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन माने ना, या मेरा ओपिनियन अगर आप सुने, तो मुझे पीकू मूवी दीपिका के करियर की सबसे बेस्ट मूवी लगती है। जी हाँ, सबसे बेस्ट। मैंने दीपिका को बहुत डिफरेंट रोल्स में भी देखा है, जैसे पद्मावत हो गई या बाजीराव मस्तानी हो गई या रामलीला में भी मैंने थोड़ा बहुत दीपिका को देखा है। वो सारे रोल अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल सही होंगे, लेकिन जो दीपिका का रोल इस फिल्म में था ना, पीकू मूवी में, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि सबसे पहले दीपिका ने जो किरदार निभाया है ना, वो एक ऐसी लड़की का किरदार निभाया है जो अपनी ज़िंदगी में अपने इमोशन और अपने फादर के इमोशंस को किस तरीके से बैलेंस कर रही है, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ था। इस फिल्म के जो डायरेक्टर थे वो सुजीत सरकार सॉरी। और सुजीत सरकार ने जितना उम्दा काम दीपिका से इस फिल्म में करवाया है ना, उसकी कोई हद नहीं है। मैं कहूँगी कि इसी फिल्म के बाद जो है दीपिका का करियर बहुत ज़्यादा ऊपर उठा था। ठीक है, इससे पहले दीपिका ने रामलीला मूवी करी थी जिसके लिए उसे फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकती हूँ। लेकिन पीकू मूवी के बाद जो दीपिका का जो लेवल था ना, वो एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया था जिसको मतलब कोई टच नहीं कर सकता, जैसे प्रियंका चोपड़ा का पहुंचा था फैशन मूवी करके। तो दीपिका ने पूरी अपनी जान लगा दी थी इस फिल्म के लिए, और वो दिखा भी। बहुत ही नेचुरल, बहुत ही सहज रोल उन्होंने किया। उन्होंने एक ऐसी लड़की को पर्दे पर उतारा जो शायद हमारे जैसी ही स्ट्रगल कर रही है। तो ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से डायरेक्टर ने उनसे वो काम निकलवाया है, तो इसका श्रेय तो मैं डायरेक्टर को भी दूंगी। सुजीत सरकार के बारे में अगर मैं बात करूं तो उनका करियर सन 2005 मूवी से शुरू हुआ था, जिस मूवी का नाम था यहाँ, जिसमें थे जिमी शेरगिल और मिनीषा लांबा। उसके बाद धीरे धीरे सुजीत सरकार ने विकी डोनर और पता नहीं कितनी ऐसी फिल्में बनाई हैं जिनका कोई हिसाब नहीं है। और सुजीत सरकार ने बहुत ही चंद वक्त में बॉलीवुड में अपनी एक अलग जगह बनाई और काफ़ी उन्हें अवार्ड्स भी मिले। उनके काम की जो तारीफ़ हुई है, वो जब जब कोई ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आते थे ना, कोई भी उस प्रोजेक्ट को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। इतने अच्छे अच्छे बेहतरीन टॉपिक्स पर उन्होंने फिल्में बनाई हैं और उनकी हर फिल्म दूसरी फिल्म से हटकर होती थी। और ये जो पीकू मूवी है, ये तो बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छी लगी। और इस फिल्म की कहानी लिखी थी जूही चतुर्वेदी ने। जूही चतुर्वेदी जी का ने भी बहुत अच्छे से अपने करियर को एज अ राइटर निकाला है बाहर, और उनकी काफ़ी फिल्में, आई थिंक उन्होंने सुजीत सरकार के साथ ही बहुत अच्छे से काम किया है। उनके साथ मिलकर काफ़ी फिल्मों पे भी काम किया है। और जूही चतुर्वेदी आज की तारीख में क्या कर रही हैं, मेरे पास उसकी कोई डिटेल्स नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छी कहानी उन्होंने लिखी है और बहुत ही नेचुरल कहानी उन्होंने लिखी है जो मुझे बहुत अच्छी लगी। और अनुपम रॉय ने इस मूवी का
जो है म्यूज़िक दिया है। आई होप मैं उनका नाम सही से ले रही हूँ, अगर कुछ मैं गलत लूँगी तो मैं कमेंट सेक्शन में टिक कर दूँगी। तो पूरे तरीके से ये जो फ़िल्म है ना, ये अपने आप में ही एक फुल फैमिली एंटरटेनर तो है ही, साथ ही साथ में इस फिल्म की जो दूसरी सबसे बड़ी हाईलाइट थी वो थे इरफान खान। इरफान खान और दीपिका पादुकोण पहली बार इस फिल्म में साथ नज़र आए थे, और जिस तरह की केमिस्ट्री दिखाई थी ना, वो काबिल तारीफ़ थी। मतलब एक मर्द और औरत के बीच में जो एक एक अलग तरीके के रोमांस को वो उन्होंने दिखाया कि कैसे वो एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं, किस तरीके से एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत ही एक यूनिक केमिस्ट्री उन्होंने दिखाई दीपिका और इरफान खान के साथ में, जो कि बहुत ही अच्छी थी और मुझे बहुत ही अच्छी लगी। और इरफान खान और अमिताभ बच्चन का जो एक आपस में जो तालमेल था, उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। इरफान खान ने उस फिल्म में जो अपनी एक अलग पहचान रखी ना, उसे हम लोग चाहकर भी इग्नोर नहीं कर पाए। भाई, एक तरफ अमिताभ बच्चन है, दूसरी तरफ दीपिका पादुकोण है, दोनों की जो है बाप बेटी की कहानी है, बाप बेटी की जो एक जो एक रिलेशनशिप होता है, वन ऑफ द मोस्ट प्योर रिलेशनशिप अगर कुछ बचे हैं हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में, तो वो है बाप बेटी का। किस तरीके से एक बेटी जो है अपने बुज़ुर्ग बाप के लिए बेटी के साथ साथ माँ का भी रूप ले लेती है, किस तरीके से वो ख्याल रखती है, एक बहन की तरह सेवा करती है, वो सारी चीज़ें बड़ी बखूबी इस फिल्म में दिखाई गई हैं। और दीपिका और अमिताभ बच्चन की जो एक केमिस्ट्री थी बाप बेटी की, वो भी बड़ी अच्छी लगी। और आई थिंक ये फिल्म उन्हीं दोनों के ऊपर थी, लेकिन इरफान खान की जो एक्टिंग है, आई थिंक उन्होंने जो अपना किरदार रखा है ना इन दोनों के बीच में, आप उसको नहीं इग्नोर कर सकते। आई थिंक ये बहुत ही बेस्ट डिसीजन था सुजीत सरकार का इरफान खान को लेने का, क्योंकि वाकई इस फिल्म को इन तीनों ने मिलकर जो उठाया है वो काबिल तारीफ़ से उठाया है, जिसको शायद हम लोग कभी भूल नहीं सकते। ये तीनों की जो तिगड़ी थी ना, इस तिगड़ी ने बहुत ही खूबसूरत खिचड़ी बनाई और हम लोगों ने खाई थी उस वक्त, और मुझे तो ये फ़िल्म बहुत अच्छी लगी थी। और इस फिल्म का जो एक और अहम हिस्सा था जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, वो था कि हम अक्सर माँ बाप की सेक्रीफाइसेस के बारे में बहुत बातें करते हैं। आए दिन आप सोशल मीडिया पे बहुत सारी रील्स देखते हैं, जो कि गलत नहीं है। मैं पहले भी ये बात कह चुकी हूँ कि हाँ, माँ बाप बहुत कुछ करते हैं बच्चों के लिए, लेकिन कुछ माँ बाप ऐसे भी होते हैं ना, जो स्पेशली जो बच्चे जिनके अनमैरिड होते हैं ना, उनकी ज़िंदगी को टॉक्सिक बनाने में भी पीछे नहीं हटते। और इस फिल्म में भी आपको ये दिखेगा, जहाँ पर अमिताभ बच्चन ये बात जानते हैं कि उनको कोई इशू नहीं है, लेकिन उनका मसला ये नहीं है कि उनको कोई इशू नहीं है, उनका मसला ये है कि मुझे कोई क्यों नहीं इशू है, मेरी हेल्थ में क्यों नहीं कोई प्रॉब्लम है। और इस वजह से दीपिका किस तरीके से डील करती है, वो फ्रस्ट्रेटेड भी होती है, वो संभालती भी है, वो अपने बारे में भी सोचना चाहती है, वो नहीं भी सोच पाती है, वो किस तरीके से अपने आप को टैकल करती है, ये बहुत ही अच्छे से दिखाया। और ऐसा होता है कभी कभी माँ बाप, देखिए माँ बाप बुढ़ापे में बच्चे जैसे हो जाते हैं, मैं इस चीज़ को मानती हूँ, पॉसेसिव हो जाते हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन माँ बाप ये सारी बातें अपनी तरफ हैं। लेकिन जब माँ बाप इतना तो समझ रहे हैं ना कि हमारे बच्चे को हमारे इस टॉक्सिक बिहेवियर से प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उसे ना वो तकलीफ़ दें। कभी कभी आप लोगों ने ये बात नोट करी होगी कि जो बच्चे अनमैरिड होते हैं ना, वो अपने पेरेंट्स के साथ ना, चाहे वो मदर फादर हो, चाहे सिर्फ मदर हो, चाहे वो सिर्फ फादर हो, अगर आप उनके झगड़े सुनेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप हस्बैंड वाइफ के झगड़े सुन रहे हैं। उनका ऐसा ही रिलेशनशिप हो जाता है, जो कहते हैं ना कंपेनियनशिप के लिए शादी करो, ये करो। एक टाइम बाद ऐसा होता है कि बच्चे और माँ बाप का जो रिलेशनशिप होता है ना, वो वैसे ही हो जाता है जैसे पति पत्नी में किस तरीके से टोंटबाजी, नुक्ताचीनी निकलती है, कैसे लड़ाई होती है, ऐसा भी मैंने देखा है।
बहुत ही अलग तरीके का रिलेशन होता है एक अनमैरिड बच्चे का अपने पेरेंट्स के साथ में। और जब माँ बाप चले जाते हैं ना, तो वो बच्चे बड़े ही अलग तरीके से अपने माँ बाप को याद करते हैं। उनका जो एक मैरिड इंसान, मैं ये नहीं कहती कि मैरिड लोग अपने माँ बाप को याद नहीं करते हैं, लेकिन क्या होता है वो उनकी एक अलग लाइफ बन जाती है, क्योंकि वो खुद पेरेंट बन जाते हैं या वो खुद किसी के हस्बैंड है, किसी की वाइफ है, तो फिर उनको वो चीज़ें निकालनी पड़ती हैं। लेकिन जो बच्चे सिंगल हैं, जिनकी शादियां नहीं हो रखी हैं, जो अकेले हैं, उनका बड़ा ही अलग किस्म का एक दुख होता है। जैसे एक पार्टनर होता है, आप हस्बैंड वाइफ हो और आप लोग लड़ते हो झगड़ते हो, लेकिन जब आपके उसी पार्टनर की डेथ हो जाती है ना, तो आप कुछ अलग लेवल से उनको याद करते हो। स्पेशली जिन कपल के बच्चे नहीं होते, मैं उनकी बात कर रही हूँ। जिन कपल के बच्चे होते हैं, उनमें से किसी की डेथ हो गई तो चलो जी, बच्चों के सहारे या बहू के सहारे, या दामाद अच्छा है तो नाती नातिन है तो उनके सहारे ज़िंदगी कट जाती है। बट जो चाइल्डलेस कपल होते हैं ना, उनमें भी मैंने ये चीज़ देखी है कि जब उनके पार्टनर की डेथ हो जाती है ना, तो वो अजीब तरीके से अपने पार्टनर को याद करते हैं। तो ये भी एक पहलू है। और इस फिल्म में दिखाया गया कि अमिताभ बच्चन जब फिल्म में चले जाते हैं, गुजर जाते हैं, तो जो दीपिका को वो जो एक बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में उसको दिखाया होता है कि वो रो भी रही होती है। और कहने को कुछ लोग ये भी कहेंगे कि चलो भाई, बाप मर गया, उसको आज़ादी मिल गई, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे बैगेजेस रह जाते हैं, एक वैक्यूम आ जाता है। वो वैक्यूम भी दीपिका का दिखाया है और बड़ी बखूबी से दिखाया है। और दीपिका की एक फ्रस्ट्रेशन लेवल भी एक अलग लेवल की बढ़ जाती है जब उसका एकदम से भर जाता है कि यार मैं इतना अपने फादर के लिए कर रही हूँ और मेरा फादर ये सब कर रहा है। या आपने ये फिल्म में देखा ही होगा, आप लोगों ने ज़्यादातर तो अब ये फ़िल्म देख ही ली होगी। वैसे ये यूट्यूब पर ये फ़िल्म अनफॉर्चुनेटली अवेलेबल नहीं है। एक वक्त पर थी जब इरफान खान की डेथ हुई थी, तो उसके बाद ये कुछ वक्त के लिए यूट्यूब पर थी, लेकिन अब ये यूट्यूब पर नहीं है, ये किसी OTT प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है अनफॉर्चुनेटली। तो मैं आपको ज़रूर इस पिक्चर का लिंक देती। ये पिक्चर बहुत अच्छी है। इसमें दिखाया गया है कि एक सिंगल वुमेन जो वर्किंग भी है, लेकिन किस तरीके से अपने फादर को, अपने घर को, अपने काम को किस तरीके से वो संभाल रही है। ये चीज़ भी बड़ी बखूबी निभाई है। क्योंकि क्या होता है ना कि ज़रूरी नहीं होता है कि भाई, कई लोग कहते हैं कि भाई तुम काम कर लो, तुम्हारा मन लग जाएगा, घर से बाहर निकलो। क्या होता है ना, जो टॉक्सिसिटी होती है, सॉरी मैं ये वर्ड थोड़ा सा गलत बोल देती हूँ, मैंने पहले भी अपनी शायद वीडियो में गलत वर्ड बोला है। ये जो टॉक्सिसिटी होती है ना, ये दूर रहने से या पास रहने से नहीं जाती है। ठीक है, दूर रहने से आप भूल ज़रूर जाते हो, लेकिन जब आप उसी जगह पे वापस जाते हो ना, तो डबल फोर्स से आती है। मैं तो ये मानती हूँ। लेकिन पेरेंट्स को भी ये बात सोचनी चाहिए कि हमारा बच्चा हमारे लिए कितना कुछ कर रहा है। तो हम ऐसा तो नहीं है कि हम मेंटली रिटार्डेड हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलो पेरेंट्स मेंटली थोड़े से डिस्टर्ब हो चुके हैं तो भी इंसान समझता है, तो भी बच्चे जो हैं वो अपने माँ बाप को संभालते हैं। आप देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो काम भी कर रहे होंगे और उनको घर से फ़ोन आएगा कि अरे आपके जो पेरेंट हैं वो कहीं घर से अचानक निकल गए हैं, तो बच्चे भागते हुए जाते हैं, कहाँ गए मेरे फादर, कहाँ गई मेरी मदर। ये भी होता है। जो बच्चों के जो पेरेंट होते हैं वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो बच्चों की लाइफ भी बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। फिर भी बच्चे करते हैं, बच्चे बहुत कुछ करते हैं। हम सिर्फ एक ही पहलू देखते हैं कि भाई माँ बाप को छोड़ आते हैं अनाथ आश्रम में, ये कर देते हैं, वो एक अलग बात है, मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। लेकिन मैं उन बच्चों को सपोर्ट कर रही हूँ जो अपनी लाइफ के जो गोल्डन पीरियड होते हैं ना, उनको भी अपने पेरेंट्स के लिए छोड़ देते हैं कि नहीं यार, हमारे माँ बाप को हमारी ज़रूरत है। वो खुद भले ही कहीं जाएं ना जाएं, लेकिन अपने पेरेंट्स को भेजते हैं। वो खुद घर में रहकर घर को संभालते हैं और अपने पेरेंट्स को कहते हैं नहीं जाओ। इनफैक्ट अगर मैं खुले लफ्ज़ों में कहूँ ना, जो जो ज़िंदगी बच्चों को जीनी चाहिए, वो बच्चे अपने माँ बाप को वो ज़िंदगी जीवा कर खुद उनके जैसी ज़िंदगी जी रहे होते हैं।
जो उम्र में माँ बाप घर बैठ जाते हैं, भाई घर संभालते हैं कि नहीं भाई बच्चे हैं वो घूमेंगे हम घर में रहेंगे। यहाँ कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने माँ बाप को कहते नहीं आप जाओ, आपका मन है ना आप जाओ, हम घर संभाल लेंगे, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल लेंगे, आपके कोई रिश्तेदार आएगा उसको भी देख लेंगे, बस आप जाओ आप खुश रहो। लेकिन तकलीफ़ कब होती है जब वही माँ बाप उस चीज़ को एप्रिशिएट नहीं करते। एप्रिशिएट इन द सेंस ये नहीं कि किसी आप तीसरे चौथे बंदे को जाकर बताओ, एटलीस्ट वो आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखता है, वो आप करो कि यार मेरा बच्चा मेरे लिए इतना करता है तो चलो मैं उसके सामने वो बातें ना करूं जिससे उसको तकलीफ़ हो, जिससे उसकी मेंटल हेल्थ पर असर पड़े। और इस फिल्म में दीपिका की भी मेंटल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाती है एक टाइम पर, तभी उसका जो वेंट आउट है ना वो बड़े बुरे तरीके से निकलता है। और फिर जब उसके फादर की डेथ हो जाती है तो कहीं ना कहीं उसको उस चीज़ का भी गिल्ट होता है कि यार मैंने बोला और अब नहीं है, अब क्या। वो जो होता है ना, वो जो पेरेंट्स को आप संभालते हो, उनकी एक एक दवाइयों को आप उनको देते हो, और जब पेरेंट्स चले जाते हैं, जब आप देखते हो कि अरे वो दवाइयाँ मुझे देनी थी, फिर एकदम से आपको ध्यान आता है कि नहीं यार वो तो चला गया, उसकी दवाइयाँ जब आप फेंकते हो बड़ा बुरा लगता है। मुझे याद है मेरी जो ग्रैंड मदर थी ना, हम सब लोग उनकी मेडिसिन्स को काफ़ी देखते थे कि भाई ये मेडिसिन ये शख्स देगा, ये मेडिसिन ये बंदा देगा इतने बजे। और जब वो चले गए ना तो एकदम से लगा कि यार अरे टाइम हो गया, उनको मेडिसिन नहीं दी। फिर लगा कि यार मेडिसिन खाने वाला इस दुनिया से चला गया, तो बड़ा बुरा लगता है जब आप उनकी वो मेडिसिन बॉक्स को खोलते हो, देखते हो और उनकी एक्सपायरी डेट देखते हो कि यार एक्सपायरी डेट होने से पहले ही वो बंदा जो है वो तो चला ही गया। तो बहुत ही ख़राब फीलिंग आती है, बड़ा इमोशनल होता है। और दीपिका ने उस चीज़ को बहुत अच्छे से पकड़ा, और मुझे लगता है दीपिका को नेशनल अवार्ड ज़रूर मिलना चाहिए था। अमिताभ बच्चन को ज़रूर मिला, अच्छी बात है, मिलना चाहिए था, लेकिन दीपिका को भी देना चाहिए था। अगर आपको किसी और को अवार्ड देना है आप उसको भी दो, लेकिन एक कैटेगरी के 2 अवार्ड्स भी तो हो सकते हैं। अगर आपको बेस्ट एक्टर के लिए इस पर्टिकुलर बंदे को देना है तो एक और किसी फिल्म के लिए किसी और को बेस्ट एक्टर का दे दो, जॉइंट अवार्ड दे दो कि भाई बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में इसको भी हमें देना है और इस बंदे को दूसरी फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर के लिए देना है। तो दीपिका को भी दे सकते थे। मुझे याद नहीं उस वक्त किसको बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवार्ड मिला, बट दीपिका को भी देना चाहिए था। 2 अवार्ड दे देते, क्या चला जाता। ऐसे ही रानी मुखर्जी को भी ब्लैक मूवी के लिए मिलना चाहिए था, बहुत अच्छी उन्होंने एक्टिंग करी थी। मैंने इसके लिए भी वीडियो में बना चुकी हूँ, मैंने इसके लिए भी वीडियो बनाया है अपने स्टार्टिंग के दिनों में ब्लैक मूवी पर, बट उस वक्त मुझे इतने व्यूज़ नहीं आए हैं। मैं हो सका तो कमेंट सेक्शन में नहीं अपने कम्युनिटी पोस्ट में उसका मैं कर दूंगी, आप लोग ज़रूर सुनिएगा। मुझे ब्लैक मूवी भी बहुत अच्छी लगी थी और मैंने कहा था कि रानी मुखर्जी को भी नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए था। तो ये पीकू फिल्म थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, और मैं चाहूँगी कि ये मूवी यूट्यूब पर आए और उस मूवी को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, क्योंकि अभी भी OTT प्लेटफॉर्म बहुत सारे लोग नहीं देखते, ये बहुत सारे लोगों के पास अवेलेबल नहीं है। तो खैर बस मुझे यही कहना था कि उस फिल्म में जो कभी कभी पेरेंट्स की भी जो टॉक्सिसिटी होती है वो बढ़ जाती है अपने बच्चों के साथ। उनको खुद को नहीं पता चलता कि वो अपने बच्चों पर क्या जुल्म कर रहे हैं, और शायद उनको जब पता चलता है तब बहुत देर हो चुकी होती है। और कभी कभी तो मतलब क्या मैं बोलूँ, बहुत सारे ऐसे किस्से मैंने भी अपनी लाइफ में देखे हैं, सुने हैं। धीरे धीरे आप लोगों के साथ में जब मुझे मौका मिलता है मैं शेयर करती हूँ अपने अनुभवों के जो नोट हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैंने कितने अनुभव कमाए हैं। क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा कमाई है ना, मुझे ऐसा लगता है, शायद मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत एक्सपीरियंस्ड हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है मैंने अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस ज़्यादा कमाए हैं। मैंने कुछ नाम शोहरत अपनी बात है, लेकिन मैंने एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा कमाए हैं, और मैं उसी एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ साझा करने के लिए मैंने ये चैनल बनाया था। आई डोंट नो
कितना ये चैनल मेरा जाएगा, कितना इस चैनल को ग्रो मेरा होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन वो कहते हैं ना, अनुभव के नोट और तजुर्बों के सिक्के मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। और समय समय पर इन फिल्मों के माध्यम से मैं कभी कभी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। अपने अनुभवों के नोट और तजुर्बों के सिक्कों को मैं थोड़ा खर्च देती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। आई डोंट नो आप लोगों के भी लाइफ में होंगे एक्सपीरियंस, डेफिनेटली मुझसे ज़्यादा ही होंगे, तो शायद आप लोग समझेंगे। तो मुझे ये फिल्म काफ़ी अच्छी लगती है। और दीपिका मुझे इस फिल्म में सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगी हैं, क्योंकि इस फिल्म में उन्होंने जो एक सिंप्लिसिटी रखी है, चाहे वो उनके कॉस्ट्यूम हो, उनका हेयर स्टाइल हो, आई थिंक वो बहुत खूबसूरत लगी हैं, नेचुरल लगी हैं। और एक तरीके से ये फिल्म एक तरीके से चाबी थी उनकी बाकी की जो सक्सेसफुल फिल्में हुई हैं, जैसे बाजीराव मस्तानी या पद्मावत। तो आई थिंक उसकी वजह ये रही कि उन्हें ये फिल्म उन्होंने करी। तो मैं कहूँगी कि उनके करियर की सबसे बेस्ट मूवी मुझे यही लगती है। अगर मैं दीपिका को अगर एक एक्ट्रेस के रूप में अगर मानती हूँ ना, तो इसी मूवी के बाद मैंने माना था। और मैंने नहीं माना था, भले ही उनकी रामलीला में एक्टिंग ज़रूर अच्छी रही होगी, बट मुझे इस फिल्म में ही वो सबसे बेहतर लगी थी। और मुझे नहीं लगता कि मुझे आगे वो कभी किसी फिल्म में बेहतर लगेंगे। उन्होंने काफ़ी अलग तरीके के रोल किए हैं, बट मुझे इस फिल्म में वो सबसे बेस्ट लगी हैं। और इस फिल्म में रघुवीर यादव जी भी थे, जो कि रंगमंच से टेलीविज़न पर फिल्मों में आप उन्हें बहुत टाइम से देख रहे हैं। उनकी पंचायत सीरीज़ को भी आप लोगों ने देखा था और काफ़ी पसंद किया था, तो बड़े नेचुरल एक्टर हैं, तो वो भी इस फिल्म में थे। तो अच्छे एक्टर्स ही एक अच्छी फिल्म को उठा सकते हैं, भले ही उनका कैरेक्टर बड़ा हो, छोटा हो, तो अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन उनका काम हमेशा यादगार रहता है, भले ही छोटा क्यों ना हो। और इरफान खान की तो ये आई थिंक करियर की एक अलग तरीके की फ़िल्म थी, जिसको शायद हम कभी भी नहीं भूल सकते हैं। और मुझे बड़ा बुरा लगा था, जब इरफान खान की डेथ हुई थी, तभी ये फ़िल्म मैंने देखी थी यूट्यूब पर, तब ये अवेलेबल थी, तो मुझे बड़ा बुरा लगा था। और बहुत ही अच्छी एक्टिंग उन्होंने करी थी इस फिल्म में, एज यूजुअल उनकी एक्टिंग को तो मैं क्या बोलूँ। तो ओवरऑल आपने अगर ये फिल्म देखी हो, हॉल पर देखी हो या किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखी हो, तो ज़रूर अपने एक्सपीरियंस बताना कि 10 साल पहले, अब इस फिल्म को 10 साल हो चुके हैं, तो वाकई मुझे लगा कि मुझे इस फिल्म के बारे में बात करनी चाहिए। और अगर मेरे वर्ड्स ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं हो गए हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। बहुत कुछ मुझे बोलना होता है, मैं कोई स्क्रिप्ट लेकर तो बैठी नहीं होती हूँ, जो मेरे मन से निकलता जाता है मैं बोलती जाती हूँ। और वीडियो ख़त्म करने के बाद मुझे लगता है यार मैंने तो बोला ही नहीं। और कभी कभी तो मुझे दोबारा वीडियो बनानी पड़ती है, कभी कभी अच्छी बन जाती है, कभी कभी दोबारा भी नहीं बन पाती है, तो मैं बड़ी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हूँ। लेकिन खैर, मुझे इस वीडियो की अगर मैं बात करूँ तो मैंने काफ़ी हद तक पॉइंट कवर किए हैं। तो आप भी बताइएगा आपको मेरा काम कैसा लगा। तो चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय, थैंक यू सो मच।